कभी सोचा कि हाथी का बच्चा हाथी क्यों होता है? या आम के बीच हमेशा आम का पेड़ ही क्यों उगता है, अमरूद का क्यों नहीं? ये सवाल सुनने में तो बच्चों जैसे लगते हैं ना। हाँ, पर इनका जवाब हमें साइंस की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक की तरफ ले जाता है। जेनेटिक्स की कहानी। बिल्कुल। और ये कहानी एक एक जासूसी नॉवेल की तरह है। ये समझने की कोशिश करना कि माता पिता के गुण मतलब ट्रेट्स बच्चों में कैसे पहुंचते हैं। और क्यों सगे भाई बहन भी एक दूसरे से इतने अलग हो सकते हैं। हाँ, जेनेटिक्स वो कोड डिकोड करने की साइंस है जो हमें हम बनाता है। तो आज हम इसी जेनेटिक कोड की गहराई में उतरेंगे। हमारा आज का विषय है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, मतलब इनहेरिटेंस और वेरिएशन। हम ये समझेंगे कि हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में क्या मिलता है और हम सब एक दूसरे से अलग क्यों हैं। और हमारी ये सारी जानकारी जीव विज्ञान के एक मूलभूत पाठ्य सामग्री पर आधारित है। हमारा मकसद है इन जटिल साइंटिफिक आइडियाज को आसान बनाना। और इस सफर में हम एक साधु के मटर के बगीचे से शुरू करके इंसानी शरीर की गहराइयों तक जाएंगे। चलिए फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। इस जेनेटिक जासूसी का पहला सुराग किसे और कहाँ मिला? कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में ऑस्ट्रिया के एक मठ से। और हमारे पहले जासूस थे ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल? हाँ, मेंडल ने 1856 से 1863 तक मतलब पूरे 7 साल बगीचे में उगने वाले मटर के पौधों पर हजारों प्रयोग किए। हजारों? हाँ, और उनकी खास बात ये थी कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने बायोलॉजी की इस पहेली को सुलझाने के लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया। अच्छा, पर मटर के पौधे ही क्यों? उनमें ऐसा क्या खास था? बहुत अच्छा सवाल है। वजह थी सादगी। मटर के पौधों में कई ऐसे गुण थे जिनके सिर्फ 2 ही रूप थे, बीच का कुछ नहीं। जैसे पौधा या तो लंबा होगा या बौना, बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार, फूल या तो बैंगनी होगा या सफेद। इन साफ साफ दिखने वाले अंतरों ने मेंडल को पैटर्न ढूंढने में बहुत मदद की। ठीक है, तो उनका एक्सपेरिमेंट था कैसा? मान लीजिए पौधे की लंबाई को लेकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया। शुद्ध लंबा मतलब जिसकी कई पीढ़ियों से सिर्फ लंबे पौधे ही उग रहे थे, और एक शुद्ध बौना पौधा लिया। उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। इससे जो पहली पीढ़ी के पौधे उगे जिन्हें F1 जनरेशन कहते हैं, वो सबके सब लंबे थे। एक भी पौधा बौना नहीं था। एक मिनट, बौने पौधे का गुण पूरी तरह से गायब हो गया? ऐसे कैसे? बिल्कुल, यही सवाल मेंडल के दिमाग में भी आया। और इसका जवाब तब मिला जब उन्होंने F1 पीढ़ी के उन लंबे पौधों को आपस में सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। अच्छा? इससे जो दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन के पौधे होंगे, वो नतीजा वो हैरान करने वाला था। क्या हुआ? उन पौधों में से करीब 75% तो लंबे थे, लेकिन 25% पौधे बौने थे। अरे! वो बौनापन जो पहली पीढ़ी में गायब हो गया था, वो दूसरी पीढ़ी में लौट आया था। और ये हमेशा 3 लंबे और 1 बौने के अनुपात में ही होता था, 3.1 का रेशो। अरे वाह! तो यहीं से उनके मशहूर नियम निकले होंगे। एकदम सही। पहला सुराग था प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 पीढ़ी में सिर्फ एक गुण मतलब लंबापन दिखाई दिया। इसे मेंडल ने प्रभावी या डोमिनेंट कहा। और जो छिप गया बौनापन, वो अप्रभावी या रिसेसिव हुआ। बिल्कुल। लेकिन दूसरा नियम ज्यादा गहरा था, जिसे विसंयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि हर गुण के लिए पौधे में 2 कारक होते हैं, एक माँ से और एक पिता से। आज हम इन कारकों को अलील कहते हैं। अलील, ठीक है। तो जब पौधे अपने युग्मक यानी गैमेट्स बनाते हैं, तो ये दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। हर युग्मक में दोनों में से सिर्फ एक ही जाता है। अच्छा, तो F2 पीढ़ी में बौने पौधे का वापस आना इसी बात का सबूत था कि बौनेपन का कारक F1 पीढ़ी में छिपा हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे बाहर से एक जैसे लंबे दिख रहे हैं, हो सकता है अंदर से मतलब जेनेटिक लेवल पर वो अलग हों। हाँ, यहीं पर जीनोटाइप और फिनोटाइप का आइडिया आता है ना? एग्जैक्टली। फिनोटाइप वो है जो हमें बाहर से दिखता है, लंबा या बौना। F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात 3.1 था। लेकिन जीनोटाइप यानी उनकी असली जेनेटिक बनावट का अनुपात 1.2.1 था। एक शुद्ध लंबा TT, 2 हाइब्रिड लंबे TT और एक शुद्ध बौना TT। ठीक है, मेंडल के ये नियम तो बहुत साफ सुथरे लगते हैं, लेकिन क्या असल दुनिया, हमारा नेचर भी हमेशा इन नियमों पर चलता है?
या फिर यहाँ कहानी में कुछ ट्विस्ट भी हैं? यहीं से ये जासूसी और भी मजेदार हो जाती है। मेंडल ने नींव रखी, लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने पाया कि मामला कहीं ज्यादा पेचीदा है। अच्छा। इसका एक शानदार उदाहरण है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता मतलब यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई भी गुण पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है। बिल्कुल। स्नैपड्रैगन नाम के एक फूल में ये साफ दिखता है। जब एक लाल फूल RR वाले पौधे का क्रॉस एक सफेद फूल RR वाले पौधे से कराया जाता है, तो मेंडल के हिसाब से F1 में या तो लाल या सफेद होना चाहिए था। हाँ, पर यहाँ सारे फूल गुलाबी हो गए। गुलाबी? हाँ, प्रकृति ने किसी एक रंग को चुनने के बजाय दोनों को मिलाकर एक नया रंग बना दिया। ये तो कमाल है। क्या इंसानों में भी ऐसे उदाहरण है? इंसानों में तो इससे भी दिलचस्प केस है, सहप्रभाविता और बहुअलील। कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। हाँ, और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हमारा ABO ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप? मुझे लगा था वो भी सिंपल ही होगा। नहीं, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक ही गुण को कंट्रोल करने वाले एक जीन के 2 नहीं बल्कि 3 अलील हैं, IA, IB और I। 3 अलील? हाँ, पर किसी भी इंसान में इन 3 में से कोई 2 ही हो सकते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि IA और IB ये दोनों I पर डोमिनेंट हैं। ठीक है। लेकिन जब IA और IB एक साथ किसी में आते हैं तो कोई भी हार नहीं मानता, दोनों खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो फिर क्या होता है? नतीजा होता है AB ब्लड ग्रुप। इसी को सहप्रभाविता कहते हैं। यहाँ दोनों अलील टीम की तरह काम कर रहे हैं। समझ गया। अच्छा, अभी तक हम एक बार में एक ही गुण की बात कर रहे थे। क्या हो अगर हम एक साथ 2 गुणों को देखें, जिसे बीज का रंग और उसका आकार? मेंडल ने ये भी किया था। उन्होंने गोल और पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधों से कराया। F1 पीढ़ी में तो सारे गोल और पीले ही निकले होंगे। हाँ, जैसा सोचा था, लेकिन असली मजा तो F2 पीढ़ी में आया। वहां क्या मिला? वहां उन्हें सिर्फ 2 तरह के नहीं बल्कि 4 तरह के कॉम्बिनेशन मिले, और वो भी एक खास अनुपात में 9-3-3-1। 9-3-3-1। 9 हिस्से गोल पीले, 3 हिस्से गोल हरे, 3 हिस्से झुर्रीदार पीले और 1 हिस्सा झुर्रीदार हरा। ये नंबर क्या बताता है? यह मेंडल के तीसरे और आखिरी नियम को जन्म देता है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका क्या मतलब है सरल भाषा में? मतलब ये कि एक गुण की विरासत दूसरे गुण की विरासत से पूरी तरह आजाद है। बीज के रंग को कंट्रोल करने वाले जीन का बीज के आकार को कंट्रोल करने वाले जीन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मटर के पौधे तो बहुत सीधे साधे निकले, या तो लंबे या बौने। लेकिन जब हम इंसानों को देखते हैं तो ऐसा तो नहीं होता। यहाँ मेंडल के नियम कहाँ फिट होते हैं? सही सवाल। इंसानों में ये प्रक्रिया और भी ज्यादा जटिल है। इसका एक कारण है बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुजीनी मतलब बहुत सारे जीन मिलकर काम कर रहे हैं? हाँ, हमारी त्वचा का रंग या हमारी लंबाई जैसे गुण किसी एक जीन से कंट्रोल नहीं होते। इन्हें कई जीन की एक पूरी टीम मिलकर कंट्रोल करती है। हर जीन अपना थोड़ा थोड़ा असर डालता है। अच्छा, इसीलिए हमें लंबाई के सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं मिलते, बल्कि एक पूरी रेंज मिलती है। बिल्कुल, यही चीज हमारी स्किन टोन की विविधता को भी समझाती है। और क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक अकेला जीन एक से ज्यादा काम करे, एक मास्टर जीन जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और इसे बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी कहते हैं। प्लियोट्रॉपी? इसका एक गंभीर उदाहरण फिनिल कीटोनूरिया या PKU नाम की बीमारी है। इसमें सिर्फ एक जीन में गड़बड़ी होने से शरीर में एक जरूरी एंजाइम नहीं बन पाता। और इस एक कमी से कई अलग अलग असर दिखते हैं, जैसे दिमागी विकास में रुकावट, बालों का रंग हल्का होना और त्वचा की समस्याएं। एक जीन और असर अनेक। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं, लिंग निर्धारण। ये कैसे तय होता है कि कोई नर होगा या मादा? इसका कंट्रोल हमारे क्रोमोसोम के पास होता है। इंसानों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। हाँ। इनमें से 22 जोड़े, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, वो मर्द और औरत में एक जैसे होते हैं। असली फर्क 23वीं जोड़ी में होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। XX और XY? हाँ, अगर ये जोड़ा XX है तो व्यक्ति मादा होता है, और अगर ये XY है तो नर। तो इसका मतलब बच्चे का लिंग क्या होगा ये पूरी तरह से पिता पर निर्भर करता है? हाँ, क्योंकि माँ के पास तो दोनों X क्रोमोसोम ही होते हैं, तो उसके हर अंडे में एक X ही होगा।
जबकि पिता के आधे स्पर्म में X और आधे में Y होता है। तो सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि कौन सा स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज करता है। और जब इस जेनेटिक कोड में इन जीन्स या क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी हो जाए तब क्या होता है? तब आनुवंशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। इन्हें हम दो बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन सी? पहले है मेंडेलियन विकार, जो एक अकेले जीन में किसी बदलाव या म्यूटेशन से होते हैं। इसका कोई उदाहरण? एक बहुत बड़ा उदाहरण है सिकल सेल अनीमिया। यह बीमारी हमारे जीन में सिर्फ एक अक्षर की गलती से होती है। सिर्फ एक अक्षर की? हाँ, सोचिए, जेनेटिक कोड की अरबों अक्षरों की किताब में सिर्फ एक अक्षर गलत छप जाए और नतीजा ये होता है कि हमारी गोल रेड ब्लड सेल्स का आकार हंसिए जैसा हो जाता है। और वो फिर नसों में फंसने लगती है? बिल्कुल। और हीमोफीलिया भी एक ऐसा ही विकार है, लेकिन ये लिंग सहलग्न है। मतलब इसका जीन X क्रोमोसोम पर होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें एक जरूरी प्रोटीन की कमी से चोट लगने पर खून का थक्का आसानी से नहीं जमता। ये तो हुए एक जीन वाले विकार। दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है क्रोमोसोमल विकार। यहाँ गड़बड़ी किसी एक जीन में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम की संख्या या उसकी बनावट में होती है। अच्छा, यानी क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाते हैं? बिल्कुल। इसका सबसे जाना माना उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। ये 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त कॉपी होने की वजह से होता है। मतलब 3 कॉपीज? हाँ, जहाँ 2 होनी चाहिए थी वहाँ 3 हो जाती हैं। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। और क्या ऐसी गड़बड़ी लिंक क्रोमोसोम में भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा विकार है जो महिलाओं में होता है, जिसमें एक X क्रोमोसोम की कमी होती है, मतलब XO। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, जिसमें एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब XXY। तो मेंडल के मटर के साधारण से बगीचे से शुरू हुई कहानी आज हमें इंसानी जीनोम की इतनी गहराइयों तक ले आई है ना? ये सोचना ही अपने आप में कमाल है कि हमारे अंदर मौजूद ये छोटे छोटे कोड, ये जीन कितना कुछ तय करते हैं। हाँ, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है। हर रोज हम इन जेनेटिक रहस्यों के बारे में कुछ नया सीख रहे हैं। और इससे इन विकारों को बेहतर ढंग से समझने की उम्मीद भी जग रही है। बिल्कुल, और शायद भविष्य में उनका इलाज करने की भी। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने जेनेटिक कोड को पढ़ने और यहाँ तक कि उसे एडिट करने की ताकत हासिल कर रहे हैं, तो हमें एक रेखा कहाँ खींचनी चाहिए? इस ज्ञान का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों के लक्षणों को बदलने के लिए करने की नैतिक सीमाएं क्या होनी चाहिए? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।